देखो बेटा सब लोग ध्यान सुनना। तो मैंने अभी बताया आपसे, बैठ जाओ बेटा आप, मैंने आपको बताया अभी कि करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ, और इसे बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसे बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के कैसी होती है बेटा? अपोजिट। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर, मतलब प्लस से माइनस की तरफ। और वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। देखो मैंने करंट के डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है। अब ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लो, ये मैंने बता दिया कि कनेक्शन सीरीज होता है। तो सीरीज में अगर जो कनेक्शन जो होगा आपका, जो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा बेटा? लो होगा। कैसा होगा? लो होगा। ठीक है, रोक दीजिए। इधर देखो सब लोग, अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी एक सेकंड दीजिए, सभी लोग ध्यान से देखो। अब बात करते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो आप लोगों ने बैटरी देखी होगी, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं आपके। कौन कौन से बेटा? एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है बेटा नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या था आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है सर? ये काम क्या करते हैं मैं बता रहा हूं। जैसे समतल पे कोई वाटर है, वाटर कोई एक प्लेन सरफेस है, उसमें वाटर रखा हुआ है। वाटर मतलब मैंने फैला दिया उसके ऊपर, क्या वो फ्लो करेगा? नहीं करेगा। वही अगर मैं दोनों सरफेस में एक दोनों पॉइंट कॉर्नर पे डिफरेंस क्रिएट कर दूं, एक को ऊपर कर दूं एक नीचे कर दूं, तो करंट जो वाटर है आपका वो फ्लो करने लग जाएगा। उसी डिफरेंस को यहां जो डिफरेंस है, सपोज दैट ये सरफेस है, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया, अब यहां वाटर फ्लो कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में। वाटर मतलब चार्ज, वाटर मतलब और हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल। मैंने कहा प्लस को क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल, और माइनस को क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। तो जैसे वाटर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, ऐसे चार्ज भी फ्लो करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। और ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाना। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर ना? अब फ्लो करवाना मतलब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराने में या ले जाने में जो वर्क किया गया उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ध्यान से, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर ना? ये मिस्टेक है या नेगेटिव आएगा? ध्यान से देखो। द अमाउंट, दूसरी डेफिनेशन इसकी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सेम कंडीशन है। ये जो डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या किसका यूज करते हैं? बैटरी का या सेल का। बैटरी लगाते हैं, चार्ज देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन तो हर सब्सटेंस में, मतलब जो मेटल होते हैं उसमें होते हैं, लेकिन वो फ्लो नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस ही नहीं है। जैसी बैटरी कनेक्ट की, डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्ज फ्लो करेगा। कौन सा चार्ज? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से एस्केप हो जाते हैं। हमेशा मेटल में से ही फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नॉन मेटल एस्केप नहीं करेगा। क्यों? नॉन मेटल डोनेट करता ही नहीं है। हमेशा डोनेट कौन करता है? मेटल करता है, और नॉन मेटल हमेशा गेन करता है। इसीलिए नॉन मेटल इंसुलेटर होता है और मेटल आपका कंडक्टर होता है। क्लियर ना? ध्यान से देखो। तो ये समझ में आया कि नहीं है? अच्छा ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा दूसरा नाम होता है, देखो, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क किया गया, एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया गया, उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही बोल देते हैं हम लोग। क्लियर? कंफ्यूज मत होना आप लोग। इसका जो दूसरा नाम है, अदर नेम है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो है वोल्टेज। क्या दूसरा नाम है इसका? वोल्टेज। वोल्टेज इसका दूसरा नाम है। वोल्टेज जो है वो इसका दूसरा नाम है। ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सर वी से। वोल्ट है ना, तो वी से इसका रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। क्वांटिटी स्केलर, मैंने बताया, दोज क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसमें तो कोई डायरेक्शन फिक्स है ही नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? W/Q। मैंने कहा वर्क डन, वर्क किया गया और किससे कराया गया? चार्ज के द्वारा। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? W/Q। दूसरा ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू होता है IR। ये मैं अभी ओम्स लॉ पढ़ेंगे जब सीखेंगे। क्लियर ना? देखो यहां से दूसरा आपका V इक्वल्स टू IR। ऊपर करिए बेटा, सब लोग ध्यान से देखो। मेजर्ड बाई, इसे मेजर किससे किया जाता है बेटा? वोल्टमीटर या फिर मल्टीमीटर से। वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, मेजर करने के लिए कनेक्शन कैसा होता है बेटा? सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? कोई वायर है, अलग से मैंने वायर लगाया इसमें ऐसे करके,
अलग से वायर लगाया, समझ में आया कि नहीं आया? तो पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, इसे मेजर कर सकते हैं। सीरीज कब होता है, यदि मैं इसके इसी वायर के अंदर बीच में जोड़ देता तो ये सीरीज में कहलाता, लेकिन सीरीज में हम लोग नहीं लगाते, हमेशा किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। सर पैरेलल में लगाते हैं, एक बात बताओ, वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है लो होता है? क्यों होता है हाई? क्यों होता है हाई? इसीलिए होता है जब चार्ज यहां से फ्लो करेंगे तो आधे चार्ज तो यहां से जा रहे हैं और आधे चार्ज यहां से जा रहे हैं, तो दोनों आधे जो चार्ज अगर दोनों तरफ चार्ज मूव करेंगे तो करंट तो हाफ हो जाएगा ना, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो करंट को डिवाइड नहीं करना तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को हाई कर देंगे, और जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रेक, यहां मतलब रुक जाएगा। तो यहां से जो करंट मतलब जो चार्ज पास हो रहे होंगे वो उसे क्या कर देगा, वहीं के वहीं ब्रेक कर देगा, रोक देगा, उसे स्टॉप कर देगा एक तरह से। तो सारे जो चार्ज हैं वो कहां से पास होंगे, यहीं से पास होंगे। इसीलिए आपका रेजिस्टेंस कैसा होता है बेटा, हाई होता है, कि सारे के सारे चार्ज आपके यहीं से फ्लो करें। क्लियर ना? ठीक है, तो देखो सब लोग ध्यान सुनो, कनेक्शन बेटा कैसा होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हाँ हाई होता है, मैंने अभी बताया। ठीक है, सिंबल क्या होता है बेटा इसका, देखो वोल्ट का सिंबल यहां पर एक देखो इस तरीके, ये जो प्रॉपर डायग्राम है वो ये होगा इस तरीके से, ये प्रॉपर डायग्राम है। बड़ा जो आपका जो पॉइंट होता है वो पॉजिटिव होता है, स्मॉल वाला नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर ना? बैटरी के केस में क्या होता है, कई सारे सेल अगर ज्वाइंट हो जाए, कई सारे सेल, कई सारे, जैसे ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया और ये तीसरा हो गया, तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक सेल दो सेल तीन सेल, व्हाट ये हो गया बैटरी। ये क्या बनेगी बेटा, तो बैटरी को डिफाइन कैसे करोगे, व्हेन इट इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल्स, जो दो या दो से अधिक सेल से बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। बिगर जो टर्मिनल होता है पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। क्लियर है ना? ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये सिंबल है, ये सेल का हो गया और ये बैटरी का हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ध्यान से देखो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, एक बात सुनो सब लोग ध्यान से, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब जितनी ज्यादा ढलान होगी उतनी स्पीड से वाटर फ्लो करेगा, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही हमें करंट मिलेगा, उतनी स्पीड से चार्ज आएगा। तो मतलब करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुम करंट को बढ़ाते हो तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, यदि करंट को कम करते हो तो वोल्टेज भी, समझ में आया कि नहीं आया? या वोल्टेज को कम करते हो, भाई सिंपल सी बात है, कम वोल्ट की बैटरी है तो कम करंट मिलेगा, ज्यादा वोल्ट की बैटरी ज्यादा करंट मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हो आप, सुनना ध्यान सब लोग, ये वोल्ट ये करंट, तो हमेशा अगर इसको इंक्रीज करते हो वोल्टेज को तो करंट भी इंक्रीज होगा, तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट जाएगा। कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। मतलब सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है, ध्यान से सुनना सब लोग, सभी लोग देखिए, जैसे अगर मैं कोई टेबल बनाता हूं इस तरीके से, ये वोल्ट ये करंट, सुनना ध्यान से, अगर मैंने वोल्ट लिया 4 वोल्ट तो करंट आपको मिलेगा सपोज दैट 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर ये 4 वोल्ट। यदि मैंने वोल्टेज कर दिया 8 तो करंट कितना हो जाएगा 20, अगर मैंने करंट कर दिया 12 तो ये कितना हो जाएगा 30। मतलब जैसे जैसे वोल्ट बढ़ रहा है आपका वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। आपको अभी एक ओम्स लॉ है, उसके तुम्हारे प्रैक्टिकल कराया होगा साइंस में, फिजिक्स में नहीं कराया, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होता है ये बताते हैं ओम्स लॉ के बारे में, अगर करंट को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान से देखना, नहीं है तो मैं बता दूंगा, सब लोग ध्यान सुनो सब लोग। ये समझ में आया, रिलेशन समझ में आया? रिलेशन कैसा होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम है तो वोल्टेज कम होगा। इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ, कि I इज डायरेक्ट, सॉरी यहां V लिखा जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर या करंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ डिफेक्ट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के कैसा होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया? ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो,
तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसी को हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ। अब ध्यान से देखो 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, मैंने कहा फॉर्मूला पता ही होगा आपको। फॉर्मूला क्या क्या बताया मैंने, एक तो W अपॉन, दूसरा क्या बताया, हाँ V इक्वल्स टू I इंटू R। इसको याद करने का एक तरीका है, कृष्ण वीर, तो VIR, वीर, समझ में आया कि नहीं आया, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां से इधर देखो, इधर 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 1 वोल्ट को डिफाइन करना है मुझे, तो मैं वर्क भी 1 जूल कर लूं और चार्ज 1 चार्ज कर लूं, तो 1 कूलम चार्ज, 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज के द्वारा हो रहा होगा, तो आपका क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। तो देखो ध्यान से लिखा होगा 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू मूव ऑन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब वर्क जो है 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज के द्वारा यदि कंज्यूम होता है तो आपका क्या कहलाएगा, आपका वोल्ट कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कंप्लीट ना, ठीक है। देखो सब लोग, देखो सब लोग ध्यान से देखो, बात करें ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ मैंने बताया कि भाई द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, मतलब करंट। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। क्लियर है ना, तो यहां से मैंने बताया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनल को सिंबल को हटाते हो तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, वो कांस्टेंट टर्म रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। तो यहां से V इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, I इंटू R। तो देखो मैं लिखा भी है यहाँ पर कृष्णवीर, ये पूरा प्रिपेयर कर दिया था मैंने, इसीलिए ध्यान से देखो। अब बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट अपोज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज को फ्लो करने से रोके। जैसे ब्रेकर होते हैं उसमें सड़क पर गाड़ी को स्पीड को कम करने के लिए, वही ब्रेकर का काम करता है रेजिस्टेंस। क्लियर ना, ठीक है। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऊपर करो बेटा इसे, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं R से। किससे करते हैं बेटा, R से। सिंबल क्या होता है बेटा, देखो इसका सिंबल जो है ये गलत ड्रॉ हो गया है, इसका सिंबल होता है इस तरीके से, ये सिंबल होता है इसका रेजिस्टेंस का, ब्रेकर की तरह। देखो ब्रेकर है कि नहीं है, ब्रेकर है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर खापड़, स्पीड को कम करने के लिए, तो वही रेजिस्टेंस है ये। अब ध्यान से देखो आप लोग, क्वांटिटी कैसी होती है बेटा, स्केलर। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। फॉर्मूला यहां से देखो ओम्स लॉ से मैंने बताया V इक्वल्स टू वीर, तो V इक्वल्स टू IR, तो R की अगर वैल्यू निकालोगे तो डिवाइड में चला जाएगा V अपॉन I। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया V अपॉन I। अब यहां से मैंने वोल्टेज का बताया, करंट का बताया, तो वो यहीं से आए थे, ओम्स लॉ से आए थे। क्लियर है ना। अच्छा, एक पर्टिकुलर लेंथ पर, जैसे कोई वायर है, इस वायर में किसी पर्टिकुलर लेंथ पर जो भी रेजिस्टेंस मेरा इंप्लीमेंट होता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं उसे, क्लियर। पूरे वायर पर कौन लग रहा है, रेजिस्टेंस, और एक पर्टिकुलर लेंथ पर कौन लग रहा है, क्लियर ना। रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस जो होता है, ये जो एरिया, देखो वायर ऐसे तो होता है, गोल तो होता है, इधर देखो बेटा, इधर इधर ये गोल तो होता है वायर, तो ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस जो है वो इस एरिया पर भी डिपेंड करेगा, इस लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ना लेंथ पे, ना एरिया पे, ना टेम्परेचर पर। टेम्परेचर करती है रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर पे करती है, और सब्सटेंस पे करती है, मटेरियल पे करती है। डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल होगा, डिफरेंट टाइप की रेजिस्टिविटी होगी। मतलब सर रेजिस्टिविटी समझानी में, रेजिस्टिविटी मान लो जैसे बिचपुरी से लेकर बोदला तक का रोड, एक पर्टिकुलर लेंथ, तो उसके बीच में कितने गड्ढे पड़ते हैं, वो होगी रेजिस्टिविटी। और कोई रास्ता है, पूरा रोड है, और उसका नेचर वो अगर सीमेंट का बनाए तो सीमेंट के हिसाब से उस पर सिस्टम होगा, मतलब प्रॉपर प्लेन है, जो भी आ रहा है जैसा भी हो नेचर। मतलब कोई कच्चा रास्ता है तो कच्चे रास्ते की अलग प्रॉपर्टी होगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो सबका एक पर्टिकुलर लेंथ में जो रेजिस्टेंस होता है आपका रेजिस्टिविटी, और प्रॉपर पूरे सब्सटेंस, पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस मतलब होगा वो रेजिस्टेंस आपका कहलाता है। जो मतलब पूरे वायर पे जो भी चार्ज को रोकेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान समझो सब लोग।
लेंथ पर सर आपने बताया, मैं और डिफाइन करता हूं उसे, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, उसके बाद मैं फैक्ट्री बताऊंगा इसके, समझो ध्यान से। तो फॉर्मूला हो गया V अपॉन आई, ठीक है। रेजिस्टिविटी यहां से एक और फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, रो एल अपॉन ए, ये दूसरा फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी के केस में। तो ये रो जो होती है वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, इसे आगे हम लोग पढ़ लेंगे अभी। यूनिट इसकी होती है ओम, क्या होती है यूनिट इसकी, ओम। ओम एक साइंटिफिक नेम है, उसके नाम पर रखा गया है, ये सिंबल होता है इसका इस तरीके से, मेजर्ड बाय ओम मीटर या फिर मल्टीमीटर, ओम मीटर या मल्टीमीटर। कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल, दोनों में से आप कैसे भी देखो, सीरीज पैरेलल दोनों में कनेक्ट कर सकते हो, आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस मैंने बताया किस किस पे डिपेंड होता है, लेंथ पर डिपेंड होता है, एरिया पर डिपेंड होता है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सब्सटेंस, किस चीज का बना हुआ है वो, क्लियर है ना, ठीक है। अब ध्यान से समझिए सर, एक बात बताओ, डिपेंड होता है कैसे, डिपेंड समझ में नहीं आया, समझा रहा हूं। मैंने कहा जितना लंबा रास्ता होगा ट्रेवल करने के लिए, उतने ज्यादा थकान होगी आपको, उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी। और दिक्कत मतलब आपकी कोई भी हो, ब्रेक गाड़ी रुकेगी तो सही। तो जब जितना लंबा रास्ता होगा उतनी ज्यादा देर तक आप स्टॉपेज लेंगे, और स्टॉपेज क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो लेंथ अगर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम है। यहां से बोतला जाना है मुझे, 5 मिनट पहुंच जाऊंगा, तो क्या कोई ब्रेकर है, इतनी थकान होगी आपको। तो कम लेंथ है तो कम रेजिस्टेंस, ब्रेकर कम पड़ेंगे, और ज्यादा लेंथ है तो ज्यादा रेजिस्टेंस। तो हमेशा लेंथ ऑफ कंडक्ट, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। अच्छा बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया की, ध्यान से देखो, ये एरिया को ऐसे समझ लो आप, कोई रोड है, रोड जितनी चौड़ी होगी उतनी आराम से चलोगे आप, उतनी कम जाम मिलेगा। कभी बगल से निकल गए, कभी ऐसे निकल गए, रोड बड़ी है, जैसे चाहे वैसे चले जाओ, जाम लगेगा नहीं, पहली बार तो बड़ी रोड है, जितने चाहे जितने व्हीकल जाओ। अगर रोड छोटी होगी तो जाम ज्यादा मिलेगा, रोड बड़ी मतलब एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, जाम कम। रोड छोटी तो रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं हो गया, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा। तो ध्यान से देखो, इसे ऊपर करो, देखो ध्यान से, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, ये सब राइटिंग समझ रहे हैं आप लोग, कोई नहीं, मुझे लगा शायद दिक्कत होगी, लेकिन चलो अच्छी बात है। देखो सब लोग ध्यान से, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं है? अब ध्यान से समझो, मैंने कहा लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां इनवर्सली का सिंबल है, गलत लिख गया ये ऐसे इस तरीके से, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, सही कर लेंगे इसे बाद में। ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैं बता दूंगा। जैसे एक तरह से टंगस्टन वगैरह है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस में समझा दूंगा आपको, जैसे अलग अलग तरह के सब्सटेंस होंगे तो अलग अलग तरह की उनकी प्रॉपर्टी होगी। तो उनकी प्रॉपर्टी में जैसे रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टिविटी से कंपेयर करके बताया गया है यहाँ पर, इसीलिए इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो रो लिखा हुआ है, ये रहा रो, मैंने मेंशन किया हुआ, ये रहा रो लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये है किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का ही तो पार्ट है, और रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर? जैसे कॉपर है, सिल्वर है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिल्वर। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है ना? ठीक है, ध्यान से देखो, नोट यहां पर देखो सब लोग, मेटल की रेजिस्टिविटी की बात करें, सब लोग ध्यान सुनना। कोई पूछे कि सर जो मेटल में, जैसे अच्छा टेम्परेचर नहीं डिफाइन किया मैंने, टेम्परेचर सुनो, टेम्परेचर में क्या होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर मतलब गर्मी में निकलोगे आप, उतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। साइकिल से चल रहे हो और ज्यादा टेम्परेचर है, धूप है, जल्दी हाँप जाओगे, परेशानी हो जाएगी, बार बार रुकोगे आप। तो टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस कम। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। तुम कहोगे नहीं सर मोस्टली केस में तो ऐसे ही होता है, मैंने मोस्टली में तो होता है ना, ऑल में तो नहीं होता ना। कैसे बता रहा हूं, मेटल में और नॉन मेटल में दोनों में सेम कंडीशन होती है कि टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस कम। लेकिन इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर,
उसमें ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर कम करोगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और सेमीकंडक्टर मैंने बता दिया आपको, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टंगस्टन वगैरह, क्रोमियम, ये सब क्या है, बेस्ट सेमीकंडक्टर है। बेस्ट में सिर्फ दो की नाम लेना, जर्मेनियम और सिलिकॉन के। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग, मेटल, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर रेजिस्टेंस, मेटल में टेम्परेचर ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, नॉन मेटल में ये गलत टाइप हो गया, कोई नहीं, ये मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना ऐसे। देखो ये रहा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, क्लियर ना? और नॉन मेटल में आएगा टेम्परेचर, गलत है यहाँ पर, ये पोर्शन गलत हो गया, कोई नहीं, अब देख लेंगे हम लोग बाद में, ध्यान से देखो, क्लियर? ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला ठीक है, अलग है ये, ऐसे देखो ये। अच्छा देखो यहाँ पर जो बोल रहा है ना ईजी जो है, ये बोल रहा है 1 ओम, 1 ओम क्या डिफाइन कर रहा है ये, 1 ओम के 1 ओम को डिफाइन करो आप। तो मैंने कहा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से बन रहा है मेरा V अपॉन I। तो मैंने कहा 1 वोल्ट, कितना वोल्ट बेटा, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर करंट का रिलेशन को कौन बताएगा, ओम। तो यहां से होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 1 वोल्ट अक्रॉस द 1 एम्पियर करंट, यहां एम्पियर आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द 1 एम्पियर करंट इज नोन एज अ 1 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। चलो देखो सब लोग ध्यान सुनना, बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो मैंने कहा एक पर्टिकुलर लेंथ पर, मतलब पर यूनिट लेंथ पर, किसी सब्सटेंस के, किसी कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पर जो रेजिस्टेंस इंप्लीमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। आप लोग ये बोलते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज एट अ पर यूनिट ऑफ कंडक्टर, पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्लियर ना? ध्यान से देखो, इट इज अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, it is a electrical resistance of conductor, of conductor with unit length and unit cross section area। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट में होना चाहिए। यूनिट का मतलब होता है एक मीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, लेंथ हमेशा एक में होनी चाहिए। तो एक यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में जो भी रेजिस्टेंस इंप्लीमेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन में एरिया मैंने बताया, कोई वायर है तो उसका ये वाला जो एरिया होता है इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये भी 1 में होना चाहिए, उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अच्छा रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे होती है, मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पर, क्लियर है ना? लेंथ पर डिपेंड नहीं होती, चाहे तो मोड़ दो, कर दो, कछु कर दो, क्लियर है ना? और आपका एरिया पर डिपेंड नहीं होती। अच्छा आपको पता है हम लोग सोचते थे बचपन में, इसी पर एक क्वेश्चन है, हीटर देखा आपने, हीटर का वायर हमेशा पतला होता है, बहुत पतला होगा, और बार बार टूट जाता था, गुस्सा आती थी उसे जोड़ने में। तो हम कहते यार ये इतना पतला बना दिया है, और मोटा बना देते, बार बार टूट तो नहीं होता नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला, एरिया कम तो रेजिस्टेंस, तो जितना पतला वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा चार्ज उतना ही टकराएगा एक दूसरे से, तो हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जितना पतला वायर होगा उतनी ज्यादा हीट मिलेगी। दूसरा मैंने कहा लेंथ लंबी होनी चाहिए, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। मैंने कहा छोटा बना देते यार, बार बार ऐसे मोड़ मोड़ के बनाया ये, अगर मोड़ सीधा बना देते रेजिस्टेंस नहीं मिलता हमें और ना हीट मिलती हमें। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए लंबा बनाते हैं उसको और पतला बनाते हैं, जिससे कि ज्यादा मात्रा में हमें रेजिस्टेंस मिले। दूसरा सब्सटेंस भी ऐसा एक्सेप्ट करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? क्रोमियम इनका वायर होता है, वो टंगस्टन का जो भी हमारा सेमीकंडक्टर है उनके वायर वो हम लोग यूज करते हैं, जिससे आसानी से हमें ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब उतना ज्यादा चार्ज आपस में टकराएगा, और जितना ज्यादा टकराएगा उतनी ज्यादा हीट मिलेगी हमें और लाइट मिलेगी। कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान से देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से बेटा, रो होता है, ठीक है, क्वांटिटी स्केलर है आपकी, फॉर्मूला मैंने बताया, ध्यान से देखो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये बताया था मैंने, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इन दोनों इक्वेशन से R इज प्रोपोर्शनल टू, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगा L अपॉन A। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो एक कांस्टेंट टर्म आता है रो, L अपॉन A। तो यहां से रो की वैल्यू अगर निकालोगे आप लोग तो A इधर चला जाएगा, तो R इंटू A, अपॉन में क्या आ जाएगा L। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो रो इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा, यहां से रो का फॉर्मूला बन गया R इंटू A अपॉन L। ये समझ में आया? दूसरा 11th 12th हम पढ़ोगे E अपॉन J, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी।
ये आपके मतलब का नहीं है। दो फॉर्मूले थे, मैंने मेंशन कर दिए, कोई नहीं, ध्यान से देखो। यूनिट सर निकालनी हो, मैं निकाल दो भाई। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट मीटर। मीटर से मीटर क्या आ गया? तो ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। देखो यहां लिखी हुई है ओम मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? बात करें मेजर्ड बाई, देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है? छोटे अमाउंट में तो मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस तो पूरे वायर का होता है, और रेजिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ की होती है वायर की। तो मतलब छोटे अमाउंट में रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे? माइक्रो एमीटर। कौन से बेटा? माइक्रो एमीटर या मेगो एमीटर या फिर केल्विन या व्हीटस्टोन ब्रिजेस, आपके ये इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं जिनसे हम लोग रेजिस्टिविटी मेजर करते हैं। तो छोटे मात्राओं में छोटे इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, सीधी बात है, ठीक है ना? ठीक, ध्यान से देखो। कनेक्शन सेम कंडीशन, सीरीज या पैरेलल, क्लियर ना? वैसे मोस्टली सीरीज में हम लोग करेक्ट करते हैं, पैरेलल से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ना? दोनों में से आपको मिल जाएगा। फैक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी मैंने बताया ओनली ऑन मटेरियल या फिर आपका टेम्परेचर, क्लियर? दोनों पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। भाई साहब खुद सोच के बताओ, रेजिस्टिविटी क्या है? ब्रेकर, और कंडक्टिविटी क्या? एक तरह से रफ्तार, जितने ज्यादा चार्ज फ्लो हो जाए, करंट ज्यादा मिले। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ब्रेकर ज्यादा होंगे तो क्या स्पीड से चला लोगे पाइप? तो जितने ज्यादा ब्रेकर उतनी कम स्पीड। समझ में आया? तो हमेशा रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसी होती है? ये गलत लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो आपकी कंडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी, तो यहां डायरेक्टली की जगह इनवर्सली आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ऊपर करिए, ध्यान से देखो। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक है। रिलेशन बिटवीन यहां तक हो गया, और ऊपर करो, जैसे इतना ही बस। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये आपको घर से करना है। अरे सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? ओम मीटर होती है। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को ओम से करते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वी अपॉन आई। रेजिस्टिविटी का मैंने लिखा है ये रहा, आर इंटू ए अपॉन एल। समझ में आया कि नहीं है? रेजिस्टेंस लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी नहीं करती। बहुत सारे डिफरेंस है, लिख लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में ये है कि सबसे ज्यादा जो, अच्छा रेजिस्टिविटी ऑफ सीरीज, कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी सीरीज का मतलब ये है कि सब्सटेंस के थ्रू किसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, किसमें कम होती है? सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी इंसुलेटर में। भाई इंसुलेटर में सबसे कम रेजिस्टेंस, मतलब करंट फ्लो करेगा, तो रेजिस्टिविटी कैसी होगी? ज्यादा होती है तभी तो करंट नहीं फ्लो करता। उससे कम एलॉय में, और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसमें होती है? मेटल में। रेजिस्टिविटी सबसे कम है तभी तो करंट फ्लो करता है इजीली तरीके से, और रेजिस्टिविटी का ज्यादा होती तो करंट फ्लो ही नहीं करता। तो रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है इंसुलेटर में, उससे कम एलॉय में, और सबसे कम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग, स्टार्ट करिए। देखो सब लोग, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये डबल बार मेंशन हो गया है, आपने आपको एक बार लिखना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है बेटा जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस एक दूसरे से कनेक्टेड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा ये कनेक्शन दो तरह के होते हैं, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? जब एक ही वायर से सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो वो सीरीज कनेक्शन हो गया। जैसे आपने झालर देखी है, दिवाली पर लगाते हैं हम लोग, एक ही वायर में सारे बल्ब अरेंज होते हैं, तो वो सीरीज कनेक्शन हो गया। तो सारे रेजिस्टेंस आपके एक ही वायर से कनेक्ट हो, सीरीज कनेक्शन। पैरेलल में क्या होता है? कीप क्वाइट बेटा, पहली बार पढ़ रहे हो, देखो ध्यान सब लोग। पैरेलल में बेटा सभी रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग वायर होगा। तो देखो इसके लिए अलग वायर है, इसके लिए अलग वायर है, इसके लिए अलग वायर है, कोई दिक्कत किसी को? जैसे आपका फैन और बल्ब, ये पंखा है, इसके लिए अलग वायर है, अलग स्विच है, बल्ब के लिए अलग वायर है, अलग स्विच है। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, दोनों के लिए अलग अलग वायर, अलग अलग स्विच। एक ही वायर में कनेक्ट होते तो सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में एक दिक्कत होती है, स्विच एक होता है, एक खराब हुआ सब बंद। पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं, एक खराब हो गया बंद कर दो, दूसरा चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत। बहुत सारी चीजें ये समझाने के लिए मैंने बताया आपको, ध्यान से देखो। सीरीज कनेक्शन में आपका करंट कैसा होता है? सेम होता है। सिंपल सी बात है, जितने चार्जेस यहां से जाएंगे तो सारे चार्ज यहीं से तो गुजरेंगे, डिवाइड नहीं होगा, रास्ता एक है ना, दूसरा रास्ता है नहीं। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ में आएगा नहीं है? ठीक है। पैरेलल में यहां से सपोज 10 करंट गए तो आधे ऊपर जाएंगे, आधे बीच में जाएंगे, आधे, भाई 3 रोड है, बटेंगे, और चार्ज बटेंगे तो करंट बटेगा। तो देखो इसमें जो करंट है वो चेंज हो जाता है पैरेलल में, और सीरीज में करंट कैसा होता है? सेम होता है। लेकिन जब करंट सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, मतलब वोल्टेज चेंज हो जाएगा। इसमें
करंट चेंज हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? यहां से टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। किसमें बेटा? सीरीज वाले में। और पैरेलल वाले में 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैंने आपको बताया भी था, ड्राइव करना बताया था, किस तरीके से बता रहा हूं। जैसे ये है, ध्यान से देखो, ये R1, ये R2 और ये R3। सपोज दैट ये वोल्ट है, देखना प्लस माइनस, यहां से करंट सेम रहेगा, ठीक है। वोल्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये V1, ये V2 और ये V3। तो मैं R1 पे अगर मैं निकालता हूं, जो चेंज हो रहा है उसका फॉर्मूला निकालता हूं, तो V1 चेंज हो रहा है, तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I इंटू R1। बेटा R2 पर ये R1 आएगा, V2 निकालूंगा यहां पर V2, तो ओम्स लॉ से I इंटू और R3 निकालूंगा, सॉरी R3 पर निकालूंगा V3, तो I इंटू टोटल जोड़ दो, तो टोटल को अब जोड़ेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? R। टोटल क्या होता है? और R का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, टोटल वोल्ट। भाई इसको डिफरेंस ये है ना, तो टोटल वोल्ट, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ध्यान से देखो, V1 V क्या हो जाएगा? I इंटू R इक्वल्स टू V1 हमारा कितना हो जाएगा? IR1 और IR3। ध्यान से देखो, तीनों में I कॉमन आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस, इससे क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो R बराबर क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस। ये समझ में आया कि नहीं आया? पैरेलल वाले में क्या होगा भाई? आपके पैरेलल वाले में क्या हो जाएगा? करंट चेंज होता है तो I1 क्या आ जाएगा? V अपॉन R1। I2 क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। और I3, ये पैरेलल केस में बता रहा हूं। किसके केस में बता रहा हूं? पैरेलल वाले केस में। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R3। तीनों को जोड़ दो, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जरा चेक करो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये हाफ दिख रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, यहां से देखो इधर, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। कनेक्ट I इक्वल्स टू क्या था? V अपॉन R इक्वल्स टू, ये हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन ये V से ये तीनों कट जाएंगे कॉमन लेके, तो 1/R बराबर क्या आ जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर इससे आप R की वैल्यू निकालते हैं तो इन तीनों का एलसीएम ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। नीचे आएगा R1 R2 प्लस R2 R3 और प्लस R1 R3। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ध्यान से देखिए सब लोग, आ जाओ जल्दी आ जाओ, कोई नहीं। इधर देखो सब लोग, देखो ध्यान से, यहां से पैरेलल का समझ में आया और टोटल का, सीरीज का समझ में आ गया। दोनों के फॉर्मूले में लिख दिए R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां से 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर यहां से R की वैल्यू निकालते हो, देखो भाई सेम एलसीएम, R1 R2 R2 R3 और R3 R1। कोई दिक्कत किसी को? और ध्यान से देखो इसको, एडवांटेज ऑफ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। यहां पर ये सीरीज और ये पैरेलल कनेक्शन, ये आपको खुद से करना है। मैंने बताया अभी सीरीज और पैरेलल में दोनों को समझा दिया, ये आपको खुद से करना है, देख लेना आप लोग, इंपोर्टेंट। और दूसरा है डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, ये भी आपको खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट करिए आप, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। ये 3 क्वेश्चन है आपके, 1, 2 एंड 3। इन तीनों में आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको। सब लोग फाइंड करिए जल्दी से अभी, चलिए। देखो बेटा सब लोग ध्यान सुनना, ये तीनों जो डायग्राम है, ये स्कैन में थोड़ी मिसप्रिंट हो गया। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, 20 ओम, 2 ओम और ये 2 ओम हो गया, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका जो यहाँ मेंशन है ये, और ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि इन तीनों RA, RB और RC, इन तीनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। ये वोल्ट है और ये बेटा करंट है। ध्यान से सुनना सब लोग, एक मैं बात बता दूं आपको, इसका फाइंड कर लोगे 1/R इक्वल्स टू क्या? 1/20। देखो तीनों पैरेलल में है कि नहीं है, प्लस 1/2 और प्लस 1/2। इसको सॉल्व करके R आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत? ये दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 5 ओम भाई, 2 + 3 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा।
ये दोनों सीरीज में, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा 15 ओम। अगर टोटल यहां से 1/r निकालूंगा अब मैं, तो 1/5, क्योंकि अब ये दोनों किस्म हो गए पैरेलल में, और 1/15 इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा। देखो एक चीज में और मैं बता दूं आपको, एक स्लोप बताया था मैंने बताया था कि जो स्लोप है आपका, एक होता है वोल्ट का और एक होता है बेटा करंट का। सब लोग ध्यान सुनना, ये बीच का जो स्ट्रेट ग्राफ होता है ना, इसके बीच में जो ये करंट के साथ जो स्लोप बनाता है, ये जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जितना बड़ा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, मतलब स्लोप अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी, स्लोप कम होगा तो रेजिस्टेंस। वो पूछ रहा है इन तीनों में, RA, RB और RC, इन तीनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? तो मैंने कहा देखो ये स्लोप कम है, ये उससे ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? RA का। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, समझ में आ गया, कर लोगे? ठीक है बेटा सब लोग ध्यान सुनना। नेक्स्ट है आपका सर्किट डायग्राम। देखो सर्किट डायग्राम क्या होता है? इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलर, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो भी है आपका, उसको एक सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना, या फिर हम बोलें ऐसा पाथ जिसमें करंट हमारा फ्लो होता है, उसे हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो इट इज अ कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया कि नहीं आया? कोई इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे बैटरी है, ये देखो सब लोग ध्यान से देखो, ये बैटरी है प्लस और ये माइनस, वायर गया तो यहां आपका बल्ब लगा हुआ है, ये स्विच हो गया और आके फिर इससे कनेक्ट हो गया। तो देखो यहां से करंट प्लस से गया और वापस यहीं आ गया करंट, तो एक क्लोज सर्कुलर पाथ बन गया। नहीं बन गया? अगर यहां से मैं इसे ऐसे कर दूं तो ये कैसा बन जाएगा? ओपन बन जाएगा, यहां से करंट हमारा पास नहीं होगा। तो देखो जरूरी नहीं है करंट जो है क्लोज्ड ही हो, मैं बता दूं जैसा कंपलसरी नहीं है। क्लोज्ड आपका सर्किट होगा तभी वो आपका सर्किट माना जाएगा, ओपन भी होगा तो भी आपका सर्किट ही है वो। ये डिपेंड करता है स्विच। ये क्या होता है बेटा? स्विच होता है ये, ठीक है ना? ये जो स्विच है ये है आपका। तो क्लियर ना? तो ये जो बैटरी वगैरह बल्ब वगैरह उनके सिंबल्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। क्लोज में क्या होगा? ये बंद हो जाएगा, ये वाला हिस्सा बंद हो जाएगा, अभी मैंने जैसे बताया था इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ये समझो ऑन की कंडीशन में। अगर ऐसे है तो ये किस कंडीशन में बेटा? ऑफ की कंडीशन में। ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ मेंशन भी किया होगा, ये देखो ओपन है तो ऑफ है, क्लोज्ड है तो ऑन है। ये सेल हो गया, ठीक है, कनेक्टेड। बल्ब इसमें ग्लो करेगा, इसमें ग्लो, सॉरी इसमें ग्लो करेगा, इसमें ग्लो नहीं करेगा। ऊपर करिए, ध्यान से देखो, ये देखो बल्ब हमारा क्या है, इसमें नीचे थोड़ा करो, ये डायग्राम देख लीजिए। हाँ देखो इसमें क्या है, देखो इसमें बल्ब आपका कैसा है? ऑफ है क्योंकि ओपन है। इसमें बल्ब कैसा है? ऑन है, ग्लो कर रहा होगा। करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ब्रेक हो गया सर्किट, यहाँ क्लोज्ड है तो फ्लो करेगा आपका। इसमें स्विच ऑफ होगा, इसमें स्विच ऑन होगा। तो देखा जाए वर्किंग हमेशा किसमें होगी? इसमें होगी, सॉरी इसमें होगी, इसमें वर्किंग नहीं होगी आपकी। नेक्स्ट देखो कंपोनेंट की बात कहा, सिंबल से कुछ ऐसे इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिनको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कौन कौन से? ध्यान से देखो, ऊपर करो, जैसे मैंने बताया ये किसका बेटा? सेल का। किसका है ये? अगर बैटरी का बनाना हो तो कई सारे सेल एक दूसरे से क्या कर दो? कनेक्ट कर दो, तो प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? बैटरी बन जाएगा। बल्ब के लिए सिंबल ये हो जाएगा, स्विच के लिए ये हो जाएगा। वैसे स्विच के लिए हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्विच के लिए हो गया, या फिर इसमें एक डॉट लगा दिया, ये भी स्विच का हो गया। ये होता है ऑफ की कंडीशन में और ये होता है ऑन की कंडीशन में। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, इसमें दिया होगा रेजिस्टेंस का, मैंने बता दिया था ब्रेकर की तरह, ये दिया हुआ है सेल का, बैटरी का, स्विच का, बल्ब का मैंने बता दिया आपको। देखो रेजिस्टर, एमीटर के लिए स्मॉल में ए लिख गया बेटा, कैपिटल में होगा ये इस तरीके से, इस कैपिटल में ए होता है, ये प्लस का, ये माइनस का। वोल्ट के लिए वी लिख जाता है बस, और कुछ नहीं है। वोल्ट के लिए प्लस का, ये माइनस का। ये देखो एमीटर में ए और वोल्ट मीटर में वी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो। देखिए सब लोग, नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को पढ़ने के लिए हमने 9th क्लास में एक चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, तो उसमें एक टॉपिक था पावर। पावर में क्या था? द रेट ऑफ वर्क डन। द रेट ऑफ वर्क डन था मतलब 1 सेकंड मतलब पर यूनिट टाइम में कितना काम, जो भी काम हो रहा है हमारा, वो पावर है। क्लियर ना? यहाँ सेम कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रिकल वर्क डन लगा देना है आपको। इसमें वर्क कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल होगा आपका। तो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन
इन अ कंडक्टर, या नॉर्मल द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज अ पावर। या फिर पर यूनिट टाइम में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई वर्क को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी होती है, नाइन्थ का टॉपिक है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है किसमें, एक सेकंड में, वो भी क्या है आपकी पावर है आपकी। क्लियर, देखो लिखा होगा इसमें इलेक्ट्रिकल पावर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, ये गलत है, ये यहां से आएगा, इलेक्ट्रिकल पावर द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल, ऊपर करो से, ये गलत लिखा हुआ है, हाँ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है ना, जो मैंने समझाया अभी। और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, जो भी पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ध्यान से देखो, रिप्रेजेंट पी से करते हैं, क्वांटिटी स्केलर है आपकी। फॉर्मूला मैंने बताया भाई, जब पावर का फॉर्मूला है आपका क्या है, डब्ल्यू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यही था। तो यहाँ वर्क डन में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो P इक्वल्स टू आ गया इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। समझ में आया कि नहीं है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। दूसरा आप लोग P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू, सर ऐसे कैसे आ गया, बता रहा हूं। देखो वर्क डन एक तरह से क्या एनर्जी है, क्या बेटा, एनर्जी। आपने वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, W अपॉन चार्ज था कि नहीं था, W अपॉन चार्ज, तो यहां से W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, V इंटू Q। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे T, तो आपने करंट पढ़ा होगा, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो यहां से अगर मैं T निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन T हो जाए, Q अपॉन आई, क्या हो जाए, Q अपॉन आई। क्लियर ना। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, V इक्वल्स टू क्या है बेटा, V इंटू Q, और I इक्वल्स टू क्या है बेटा, एक सेकंड, मुझे W में पुट करना है ना, इसमें पुट करना है, तो W क्या आ जाएगा, V इंटू Q, और T जो है, T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, और T पहुंच जाएगा ऊपर, तो Q से Q कैंसिल, तो P इक्वल टू क्या आ गया, VI। ये समझे कि नहीं समझे आप, कोई दिक्कत। दूसरा फॉर्मूला बनाना है, I स्क्वायर इंटू आर, ध्यान से देखो, नहीं T की जगह मैंने Q अपॉन, अच्छा यहाँ पर I आएगा, वो गलती से लग गया हो, कोई नहीं। ऐसे ही आप इसका बना लोगे, P इक्वल टू I इंटू आर, आप फॉर्मूला बना लोगे आप, ठीक है ना। V स्क्वायर अपॉन आर, सर ऐसे कैसे बन गया, अरे पट कर दो ना, I स्क्वायर इंटू आर। देखो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, वीर कृष्ण वीर, और इंटू आई, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। समझ में आएगा कि नहीं है, सर ये बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। हाँ क्यों नहीं बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर, मैंने कहा देखो आई की जगह फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर था, आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, तो V अपॉन आर यहाँ पुट कर दो, तो आई स्क्वायर मतलब V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू में आर से आर, तो V स्क्वायर अपॉन एक आर बचेगा। तो देखो दूसरा फॉर्मूला क्या, V स्क्वायर अपॉन आर। समझ में आया कि नहीं आया। इसकी यूनिट की बात करें तो वॉट, क्या यूनिट होती है, वॉट। दूसरी किलोवाट, दूसरी क्या है, किलोवाट। कोई पूछे 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा आपसे ये भी पूछता है, दूसरी यूनिट है HP, हॉर्स पावर, लेकिन वो अलग वर्ग में होती है। अच्छा 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है, 746। क्लियर ना। नेक्स्ट देखो आप लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब लोग ध्यान समझना। नेक्स्ट टॉपिक अच्छा टॉपिक है। मैंने बताया चार्ज जो है कंडक्टर में फ्लो करते कि नहीं करते। जब चार्ज कंडक्टर में फ्लो कर रहे हो और रास्ते में क्या हो जाए, ब्रेकर मिल जाए उसे, अब वो टकराए, एटम्स, देखो एटम्स तो नहीं होते, क्यों नहीं होते बता रहा हूं। मैंने कहा भाई एटम है, ये एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया आउटर मोस्ट सेल, इसमें से अलग इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें से यदि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या ये एटम बनेगा, क्या बन जाएगा, ये आयंस, क्या बन जाएगा, आयंस। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर आयंस से टकराते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, तो जब भी किसी एटम से, देखो किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या या तो उसमें आ जाए या उससे निकल जाए, तो डिफरेंट हो जाती है। जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दिस केस वी कैन से इज नोन एज आयंस। एटम्स की जगह क्या बोलेंगे, उसको आयंस बोलेंगे। अब सब लोग ध्यान सुनना, जब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहे हैं, अब वो अंदर में आयंस जो हैं उससे टकरा रहे हैं, और इतनी हैवी तरीके से टकरा रहे हैं, जब वो टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होगी। भाई जब दो चीजें टकराती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो उस केस में जब हीट प्रोड्यूस हो रही है और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीटर में ये होता है, वायर पतला कर दिया, इतना पतला कर दिया कि चार्ज, भाई साहब जगह ही नहीं है चार्ज को, और करंट प्रोवाइड कर रहा है तगड़ा वाला, हैवी, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में चार्ज फ्लो कर रहे हैं। चार्ज ज्यादा हो गए, रास्ता है नहीं,
तो भाई टकराएंगे तो है ही वो लोग आपस में, और जब वो टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो ध्यान लिखा होगा इसमें, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर आफ्टर सम टाइम द कंडक्टर बिकम हॉट। कुछ देर बाद जो है कंडक्टर कैसा हो जाएगा, कंडक्टर या सब्सटेंस की बात कर रहा है, वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, हॉट एंड प्रोड्यूस हीट ड्यू टू कॉलिजन ऑफ चार्ज एंड आयंस, या आयंस लिखा होगा, लिखा नहीं है कोई नहीं, आयंस आप लोग मेंशन कर लेना, चार्ज एंड आयंस। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, ध्यान से देखो सब लोग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी देखो, इलेक्ट्रिकल अलग है, हीट एनर्जी अलग है, मैंने मेंशन कर दिया दोनों को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो ध्यान से सुनो सब लोग, ये P इक्वल्स टू W/T है। तो ये जो वर्क निकालोगे, वर्क मतलब एनर्जी, वर्क मतलब एनर्जी, तो क्या हो जाएगा P इंटू टी। ये समझ में आया कि नहीं आया, P इंटू टी, समझ में आया। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। आपसे पूछे भाई साहब एक जूल को डिफाइन करो, तो भाई साहब 1 वॉट पावर अगर कंज्यूम होती है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 जूल। 1 जूल, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ध्यान से देखो सब लोग, तो E इक्वल्स टू कितना आ गया, P इंटू टी। अब ध्यान से देखो, E इक्वल्स टू P की वैल्यू क्या होती है, VI, पुट कर दिया, इंटू टी, दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान से देखो, यहां से ये गलत लग गया, ये हटा दो उसे, कोई नहीं छोड़ो, इधर देखो सब लोग, ये VI है। अब देखो VI बराबर I² इंटू आर था, मैंने लिखा था I², देखो I² इंटू आर, VI I² इंटू आर। तो यदि मैं VI की जगह I² इंटू आर पुट करता हूं किसमें, इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो पावर ये रहा, पावर की जगह I² इंटू आर, तो I², यहां स्क्वायर आएगा, I² इंटू आर, और इंटू में क्या है, टी, तो I² इंटू आर इंटू 2 में लिख देता हूं, H इक्वल्स टू I² इंटू आर इंटू टी। ये होता है बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है ये, ऊपर करो, देखो लिखा होगा इसमें नहीं है, कोई नहीं, मैं देख लेता हूं, ये क्या कहलाता है बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ में आया कि नहीं आया। इसके फैक्टर पूछा जाए कि भाई हीट एनर्जी के फैक्टर क्या होते हैं, सर फैक्टर होता है, ये डिपेंड होता है करंट पर, दूसरा किस पे डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस पर, और तीसरा किस पे डिपेंड होता है, करंट, टाइम पर, ठीक है ना, टाइम, रेजिस्टेंस और करंट, ये तीनों पे कौन डिपेंड होता है, भाई हीट एनर्जी डिपेंड होती है। कोई पूछे रिलेशन बताओ, इनवर्सली या डायरेक्टली, तीनों सामने लिखे हुए हैं, डायरेक्टली है, सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट, भाई हीटर में जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा तो हीट देगा मैं। दूसरा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा टक्कर होगी, उतना ज्यादा कॉलिजन होगा चार्जेस के बीच में, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा, मतलब जो हीट है वो हमें ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट टाइम, जितने टाइम तक हमें हीट मिल रही है, मतलब जितने टाइम तक हीटर जल रहा है उतनी ज्यादा हमें हीट मिल रही है, जितने कम समय तक चल रहा है उतने कम हीट मिल रही है। तो तीनों जो हैं आपके, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, ये तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, हीट एनर्जी के। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग, इसकी यूनिट क्या होती है, मैंने बताया जूल। क्या होती है लाला, जूल। एक और होती है किलोवाट आवर। क्या होती है, किलोवाट आवर, यहां से मिल जाएगी, देखो E इक्वल्स टू P इंटू टी होता है, पावर की किलोवाट और टाइम की आवर। 1 किलोवाट, इधर देखो इधर, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होता है बेटा। 1 यूनिट आपने देखा होगा कभी भी अपना जो मीटर में चेक करने के लिए बिल देने आता है जो भी इलेक्ट्रिशियन है, तो वो जो बिल देता है तो यूनिट के हिसाब से देता है। वो कहता है भाई कितने यूनिट हो गया, तो हमने ऐसे पूछा उससे, तो उसने कहा सर 200 यूनिट, 500 यूनिट, 100 यूनिट। तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। तो जो भी रेट है भाई 3 रुपए, 4 रुपए, 7 रुपए, उसका वो 1 यूनिट में क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, वहां से आपका जो भी है बिल बन जाता है। तो नंबर ऑफ यूनिट इनटू रेट, जो भी रुपीज लग रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा, बिल मिल जाएगा हमें। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो सब लोग ध्यान से, मैंने कहा 1 किलोवाट आवर, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, इसे ध्यान से देखना। कोई पूछे कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो ध्यान से देखो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60, तो 6 6 जा और 10 टू द पावर 5। अगर मैंने पॉइंट लगा दिया तो 10 टू द पावर जूल। सर ये कैसे, मतलब मैं बता रहा हूं, 1 जूल जो है वो
1 वॉट में 1 वॉट पावर 1 सेकंड में कंज्यूम होगी तभी वो 1 जूल कहलाएगा। तो पावर की यूनिट हमेशा वॉट में लिख दी है जूल के केस में, और टाइम की यूनिट किस में बेटा, सेकंड में। अगर किलोवाट आवर को जूल में बनाना है तो किलोवाट को वॉट में चेंज कर दो और आवर को सेकंड में चेंज कर दो, जूल में मिल जाएगा आपको। ध्यान से देखो, यूनिट होगी जूल, 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर, ये हो गया I² इंटू R इंटू डी। बाकी फॉर्मूले आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट जो पोर्शन होगा वो हमारा न्यूमेरिकल का होगा, पूरा न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल है। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। समझ में आया सबको? ठीक।